नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीव ज्ञान पे। तो अपने आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र के अंदर नेक्स्ट पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या था, अभी अपने पिछली बार अपने पढ़ चुके हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई मानव भूगोल के बारे में, और 3 कोटेशनें हैं जो किसकी, रेडजेल, सैंपुल और ब्लास की। और इसकी शुरुआत शब्द कहां से आया, ये सभी चीजें अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आगे अपन शुरुआत करेंगे कि निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद के बारे में, ठीक है। डिटरमिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और क्या है, नव डिटरमिनिज्म। तो अपने शुरुआत करते हैं कि पहले क्या था कि अगर शुरुआती दौर के अंदर देखा जाए, आदिकाल से, क्या आदिकाल से बात की जाए तो क्या है, मानव क्या था, प्रकृति का क्या था भाई, मानव है जो वो प्रकृति का क्या था, दास था। क्या था, प्रकृति का दास था। क्योंकि जो प्रकृति करती थी वही मानव एक्सेप्ट कर लेता था, उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता था, ठीक है। तो मानव के अंदर क्या इतनी समझ विकसित नहीं थी और प्रकृति को सर्वोत्तम मानता था। तो इसीलिए एक अवधारणा आई कि मानव का प्रकृतिकरण। क्या आया कि मानव का प्रकृतिकरण। अपने बुक के अंदर दे रखा है, बेंदा नाम का एक कहानी दे रखी है बुक के अंदर, उसके अंदर पूरा इस चैप्टर के अंदर समझाया गया है कि शुरुआत कहां से हुई मानव की, आगे क्या करने वाला है और आगे कैसे कैसे मानव का विकास हुआ, कैसे संभववाद आया, फिर कैसे नव निश्चयवाद आया, ठीक है। तो धीरे धीरे मानव क्या है, उसकी बुद्धि विकसित होती गई और उससे आगे क्या है, उसका संभववाद आ गया, फिर आ गया नव निश्चयवाद, कैसे कैसे विकास होता गया क्रम से। तो अगर आपने प्रकृति या मानव का प्रकृतिकरण की बात की जाए तो क्या था कि जो प्रकृति के रूल व रेगुलेशन थे वो क्या मानव एक्सेप्ट करने लगा। जैसे प्रकृति ने, उसने सोचा कि आदिकाल के अंदर ऐसा सोचा कि प्रकृति है ना, जो कुछ कर रही है वो प्रकृति है, मानव क्या है, कुछ नहीं कर सकता। तो ये कोटेशन किस नाम से जाने लगी, मानव का प्रकृतिकरण। और उसके बाद में अपने बात की जाए, इसी को बोला गया आगे जाके क्या बोला गया, इसी को बोला गया निश्चयवाद। क्या बोला गया, निश्चयवाद। और निश्चयवाद के सबसे ज्यादा समर्थक कहां के थे, जर्मनी के थे। जर्मनी के थे, जिसके अंदर अगर शुरुआती दौर से अपने बात की जाए, 300 ईसा पूर्व की से बात की जाए तो पहला आता है होमर, फिर आता है थेल्स, अनेक्जिमेंडर, पाइथागोरस, हिक्केटियस, हेरोडोटस, हिप्पोक्रेटस, प्लेटो, अरस्तु, पोसोडोनियस। ये सभी क्रम से आते हैं जो क्या शुरुआती दौर के अंदर बात किसकी करते हैं, निश्चयवाद को। निश्चयवाद या प्रकृति को प्रधान मानने वाली बातें करते हैं। उसके बाद क्या, धीरे धीरे मानव का प्रौद्योगिकरण बोले तो टेक्नोलॉजी विकसित होने लगी, मानव का दिमाग धीरे धीरे विकसितता की ओर बढ़ने लगा। तो उसके बाद क्या है, प्रकृति का मानवीकरण होने लगा। क्योंकि प्रकृति का मानवीकरण का अगर उदाहरण दिया जाए कि मानव ने प्रकृति का मानवीकरण कैसे किया। जैसे अपने थार का मरुस्थल है राजस्थान के अंदर, उसमें क्या है, पानी की संभावना नहीं थी, तो इंदिरा गांधी नहर आने की वजह से वहां पे रैली होने लगी धीरे धीरे। तो उसी प्रकार देखो, अपने को गर्मी लग रही है भाई, क्या लग रही है, गर्मी लग रही है, तो उसके संदर्भ में अपने क्या चला देंगे, पंखा चला देंगे या एसी, ठीक है, या एसी ऑन कर देंगे। तो ये क्या हो गया, मानव ने संभववाद को जन्म दे दिया। क्योंकि प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या देती है, संभावनाएं देती है, और मानव उनका उपयोग करके धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। समझ रहे हो बात। और आगे देखो, अपने जैसे गर्मी के अंदर पंखा चला दिया, और देखो भी, और जैसे डीएनए की खोज होगी, डीएनए, डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, जो भी है, समझ रहे हो बात। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो क्या है, अनुवांशिक जो रोग थे उसके बारे में पता लगने लग गया, ब्लड के अंदर कौन कौन से रोग है उसके बारे में पता लगने लग गया। और भी जैसे चीजें हैं, और अपने देख लो, जैसे अपने को दूर दराज कहीं जाना है तो यातायात, अपने को यातायात जैसे दूर जाना है तो पहले क्या होता था, पैदल जाता था माना। वर्तमान के अंदर गाड़ी होगी, कार होगी, बाइक होगी, ठीक है, आदि का विकास हो गया ना। तो मानव ने क्या है, प्रकृति ने जो संभावना दी है उसी का क्या उपयोग करते हुए, संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए उसको संभववाद के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिसे बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। क्या बोलते हैं उसे, पॉसिबिलिज्म, या बोलते हैं संभववाद, संभववाद बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पहले आया निश्चयवाद, जिसके अंदर मानव का प्रकृतिकरण हुआ। मानव क्या था, दास था प्रकृति का, और प्रकृति का मानवीकरण कब हुआ, उसके अंदर संभावना कौन सी आई, संभववाद आ गया, जिसे बोलते हैं डिटरमिनिज्म।
अब क्या हो गया, मानव क्या हो गया, अब मानव प्रधान हो गया, मानव के क्रियाकलाप है जो क्या प्रधान हो गए, ठीक है, मानव हो गया करता धरता। अब एक बात देखो आप, अगर देखो प्रकृति पहले प्रधान थी, मानव प्रधान हो गया, तो बीच में झगड़ा तो होगा ना दोनों के अंदर। तो इन दोनों के अंदर क्या है, एक तारतम्य है, सामंजस्य बनाने के लिए एक नई अवधारणा आई, ठीक है। कौन सी अवधारणा आई, उसको बोलते हैं नव निश्चयवाद। क्या बोलते हैं, नव निश्चयवाद। जो कौन लेके आया था, ग्रिफिथ टेलर लेके आया, दोनों के अंदर तारतम्य बनाने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये तो मानता है कि प्रकृति प्रधान है और ये मानता है, संभववाद क्या मानता है कि मानव प्रधान है, ठीक है। तो ये निश्चयवाद की बात की जाए, ये तो आ जाएगी जर्मनी की अवधारणा, कहां की, जर्मनी के देने वाले थे सभी, और ये आ जाएगी अपनी फ्रांस के ब्लास ब्रूस, ये सभी। अब आ गया दोनों के अंदर जब आपस में कटक्स बढ़ने लगा, तो क्या हुआ कि मानव बोल रहा है मैं प्रधान हूं और प्रकृति बोल रही है मैं प्रधान हूं। तो उसके 19वीं या 18वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ, नव निश्चयवाद आया। कौन लेके आया, ग्रिफिथ टेलर लेके आया, जो कहां का था, यूएसए का रहने वाला था। ग्रिफिथ टेलर कहां का था, यूएसए। इसने क्या बोला, नव निश्चयवाद के अंदर इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि ना ही तो प्रकृति प्रधान है और ना ही मानव प्रधान है, और दोनों का तारतम्य ही क्या है, मानव भूगोल है। दोनों का क्या है, तारतम्य क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। अब आपको बताते हैं, क्या बताएंगे भी, अब आपको बात करें अपने नव निश्चयवाद के बारे में। आपको समझ में आ गया मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। अब बात करें अपने दोनों के बीच तारतम्य स्थापित करने वाला कौन आया, नव डिटरमिनिज्म आया, जिसको क्या बोलते हैं, नव निश्चयवाद बोलते हैं। समझ में आ गई बात, क्या बोलते हैं, नव निश्चयवाद, नव डिटरमिनिज्म, समझ में बात। इसके अंदर क्या हुआ, इसने ये बोला, ग्रिफिथ टेलर ने एक रूल दिया, जैसे ट्रैफिक नियमों का रूल नहीं होता क्या, रुको और जाओ, ठीक है। और रेड बत्ती, या जो कि अपने ट्रैफिक नियम के अंदर जो अपनी बत्ती होती है, जैसे रेड होगी, येलो होगी, ग्रीन होगी, वो भी नियम इसने दिया था, रुको और जाओ की अवधारणा। इसके अंदर इसने क्या बोला, ग्रिफिथ टेलर ने ये बोला, ग्रिफिथ टेलर ये बोलता है कि पहले क्या प्रकृति के नियम है उसको समझो। क्या है, रुको का मतलब ये है, पहले जो प्रकृति के नियम है, रेगुलेशन है, जो भी है, उसको समझो, उसको नुकसान ना पहुंचाओ, ठीक है। और उसको समझने के बाद उसका सदुपयोग करते हुए, उसका क्या है, सदुपयोग करते हुए फिर आगे बढ़ो, ना कि प्रकृति को हर टाइम नुकसान पहुंचाया जाए। अगर आप एक पेड़ उखाड़ रहे हो अपने उपयोग के लिए, ठीक है, उससे क्या है, एक पेड़ उखाड़ रहे हो ना अपने उपयोग के लिए, उससे ज्यादा क्या है, एक से अधिक पेड़ लगाए जाए, तो ये क्या है, ये तभी चलेगा मानव भूगोल, या अपना मानव जो प्रकृति है, या जो मानवीयकरण है, ठीक है, ये आगे तभी बढ़ पाएगा। वरना अगर प्रकृति को बार बार नुकसान पहुंचाया जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे प्रकृति के जो हमने संसाधन अवेलेबल कराए हैं ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे भाई, खत्म हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, मानव ऐसे ही लूट बचाता है। जैसे खनन करके मानव निकाला जा रहा है, और खनन के माध्यम से मानव जो क्या है, खनन क्रिया से जैसे धात्विक खनिज निकाल रहा है, पर उसकी भी कुछ ना कुछ सीमा होनी चाहिए, समझ रहे हो बात, ऐसे नहीं पूरा का पूरा निकाल के खत्म किया जाए। तो जैसे उपयोग के अनुसार उनका यूज करते हुए सही वे के अंदर आगे बढ़े, और आगे आने वाली पीढ़ी है ना जो, उनके लिए भी ये संसाधन क्या अवेलेबल रह सके, रुको और जाओ। अब इसने दिया था ग्रिफिथ टेलर ने, जैसे ट्रैफिक नियम के अंदर बत्तियां होती है ना, एक तो होती है कौन सी, रेड बत्ती, और दूसरी क्या होती है, येलो बत्ती, और तीसरी होती है ग्रीन, ठीक है। इसके बारे में इसने ग्रिफिथ टेलर ने बताया। इसने क्या बताया कि रेड बत्ती का मतलब ये है रुको, रेड बत्ती होगी तो आप भी जानते हो ट्रैफिक नियम के अंदर रुकने का बोला जाता है, और इसको येलो बत्ती का मतलब ये होता है तैयार रहने का। यहाँ पे प्रकृति से कारण ये दिया गया है कि उसके रूल है, उसको समझो, ठीक है, उसको समझो, उसको कैसे कहां तक उसको नुकसान पहुंचा रहा है, या अपने उपयोग के अंदर ले रहे हैं, जहां तक अपने उपयोग में ले रहे हैं उसके संदर्भ में सोचा जाए, ना कि उसका अंधाधुंध उपयोग किया जाए, प्रकृति को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक है। रुको और क्या, तैयार रहने का मतलब है, और ग्रीन का मतलब जाओ फिर आगे बढ़ो, ठीक है। अगर एक पेड़ काटा जा रहा है उसके संदर्भ में 2 या 3 पेड़ लगाए जाए। तो ये था नव निश्चयवाद के अंदर ग्रिफिथ टेलर साहब ने दोनों के अंदर, संभववाद और निश्चयवाद के अंदर तारतम्य स्थापित करने के लिए
ये आया ग्रिफिथ टेलर आया, क्या लेके आया? नवनिश्चयवाद लेके आया। कहां के रहने वाला था? ग्रिफिथ टेलर रहने वाला था यूएसए का। तो इसी प्रकार ये अपने क्या भूगोल के अंदर है, इसी प्रकार मानव का विकास होता गया धीरे धीरे, और वर्तमान के अंदर ये शताब्दी चल रही है 21वीं शताब्दी के अंदर ये नवनिश्चयवाद चल रहा है, नव डिटर्मिनिज्म चल रहा है, ठीक है। ना ही प्रकृति प्रधान है और ना ही मानव प्रधान है, दोनों का क्या है तारतम्य ही नवनिश्चयवाद कहलाता है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र, उपक्षेत्र, सामाजिक विषय के सहयोगी विषय, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सा भूगोल के साथ रिलेटिव विषय है? तो पहले बात करेंगे पहले बात करते हैं सामाजिक भूगोल की, सोशल भूगोल की। तो इसके अंदर क्या आएगा? पहला आ जाएगा उपक्षेत्र की बात की जाए तो पहला आ जाएगा व्यवहारवादी भूगोल। उपक्षेत्र के अंदर पहला क्या आ जाएगा? व्यवहारवादी भूगोल। और क्या है इसका सामाजिक विषय के सहयोगी विषय कौन सा आएगा? मनोविज्ञान आएगा। व्यवहारवादी के साथ क्या आएगा? मनोविज्ञान आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कैसा पूछा जाएगा कि सामाजिक भूगोल के अंदर जो उपक्षेत्र है कौन कौन से है? 2 या 3 नाम पूछ सकता है आपसे, ठीक है। 2 या 3 नाम पूछ सकता है, या इनमें से 2 दे देगा आपको, संस्कृति भूगोल पूछ लेगा। तो किस भूगोल का क्षेत्र है? मानव भूगोल के किस, ये उपक्षेत्र है मानव भूगोल के किस क्षेत्र से लिया गया है? तो आपको ऑप्शन में दे देगा सामाजिक भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक और जनसंख्या भूगोल। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो दूसरा क्या आ जाएगा अपने? व्यवहारवादी भूगोल हो गया, जिसका क्या है सहयोगी विषय कौन सा है? मानव मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, ठीक है। तो दूसरा क्या आ जाएगा? सामाजिक कल्याण, ठीक है, सामाजिक कल्याण भूगोल। उसके अंदर क्या आ जाएगा? कल्याण अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या आ जाएगा? अवकाश भूगोल। अवकाश भूगोल के अंदर क्या आ जाएगा? समाजशास्त्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फिलोसफी, क्या आ जाएगी? समाज शास्त्र आ जाएगा, ठीक है। और अपने संस्कृति भूगोल की बात करें, संस्कृति के अंदर आप जानते हो हमारी बोलीचाली, हमारी भाषा, अपना रहना सहना सब कुछ, तो वो किस में आ जाएगा? मानव विज्ञान के अंदर आ जाएगा। वो सभी चीजें किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी? मानव विज्ञान के अंदर। अपने बात करें लिंग भूगोल, अपने बात करें लिंग भूगोल की, लिंग भूगोल किस में आ जाएगा? समाजशास्त्र और मानवीय विज्ञान और महिला स्टडी, महिला स्टडी संबंधित जो विषय है ना उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और छठा कौन सा आ जाएगा? छठा आ जाएगा ऐतिहासिक भूगोल, जो क्या इतिहास या हिस्ट्री से रिलेटिव है। और सातवां क्या आ जाएगा? सामाजिक भूगोल के जो 7 उपक्षेत्र हैं, ठीक है, याद रखने की बात कितनी है? 7। और सातवां कौन सा आ जाएगा? शिक्षा भूगोल। शिक्षा भूगोल के अंदर क्या आ जाएगी? महामारी जैसे कोरोना हो गया, प्लेग रोग हो गया, इन संबंधी रोगों से संबंधित जो जानकारी अवेलेबल होती है वो शिक्षा भूगोल के अंदर अपने पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट पार्ट गया सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हो गए, उपक्षेत्र पूछ लिया जाए कितने हैं? 7 है। इनमें से उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है उपक्षेत्र ये कौन से लिया गया है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? सामाजिक भूगोल हो जाएगा। जैसे ऐतिहासिक भूगोल कहां से लिया है? सामाजिक भूगोल से। संस्कृति भूगोल कहां से लिया है? सामाजिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है। तो या सामाजिक भूगोल के आपको 3 या 4 उपक्षेत्र पूछ सकता है, तो इन 7 में से आप बता सकते हो। और ये हो जाएगा इनसे रिलेटिव विषय के अंदर सहयोगी विषय, ठीक है। अब अपने दूसरे की बात करें राजनीतिक भूगोल, किसकी बात करें? अपने राजनीतिक भूगोल की बात करें। इसके अंदर क्या आ जाएगा? निर्वाचन भूगोल हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? निर्वाचन, लोकसभा, विधानसभा, ये सभी जो है ना जो अपने होती है निर्वाचन होता है उन सभी के अंदर सीटों का डिवाइडेशन, ये सभी चीजें। सैन्य भूगोल के अंदर आ जाएगा सैन्य संबंधित जितने भी भूगोल के जो है ना क्षेत्र है उन सभी मुद्दों के ऊपर जो बात की जाती है वो होता है सैन्य भूगोल के अंदर। तो ये दोनों जो उपक्षेत्र बने हुए हैं ये राजनीतिक भूगोल के विषय है, ठीक है। राजनीतिक भूगोल के कितने विषय? 2 ही विषय है। अब अपने तीसरे की बात करें आर्थिक, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी। तो इसके अंदर देखो आर्थिक भूगोल के अंदर क्या आएगा? आर्थिक भूगोल के अंदर बात करें पहला आ जाएगा संसाधन भूगोल, जो मानव के लिए जो प्रकृति ने मानव को लेबल कराया है, मानव ने उनका उपयोग किया है, तो वो सभी चीजें क्या संसाधन कहलाती है। और संसाधन भूगोल किसमें आ जाएगा? आर्थिक भूगोल, जहां से क्या है मानव को क्या होता है इकोनॉमिक्स या रुपए अपने को प्राप्त होते हैं। तो ये अपने जियोग्राफी के अंदर आगे चैप्टर पढ़ेंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, तो ये विषय क्षेत्र वहां से उठाया गया है, ठीक है। संसाधन भूगोल आ गया, फिर आ गया कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर जियोग्राफी, ठीक है, जो भी है। आगे आ जाएगा उद्योग भूगोल, उद्योगों से अपने प्राप्त होता है विपणन, व्यापारिक संबंधी जो भी मुद्दे हैं वो भी अपने आर्थिक भूगोल के अंदर, जहां से अपने को रुपए पैसे प्राप्त होते हैं, धन प्राप्त होता है, वो सभी चीजें क्या आर्थिक भूगोल के विषय है। पर्यटक भूगोल, पर्यटक से भी इकोनॉमिक्स या अपने को जो भी पैसे आते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, व्यापार अपने कहां से कर रहे हैं, कहां से चीजें ला रहे हैं, कौन सी चीजें मंगवाई जा रही है, कौन से देश के साथ अपने व्यापार कर रहे हैं, वो सभी मुद्दे किसके अंदर आ जाएंगे? आर्थिक भूगोल के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब आता है अपना लास्ट क्या आता है? जनसंख्या भूगोल। क्या आता है? जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल के अंदर सीधे सीधा क्या है? सहयोगी विषय बना की है।
कहाँ की जनसंख्या कितनी है, कितने क्षेत्र पे इनका निवास स्थान है, और जनसंख्या वहां पे क्यों रह रही है, प्रकृति वहां की कैसी है, वहां का कैसा वातावरण है, क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, वहां के लोगों की संस्कृति कैसी है, वो सभी चीजें, सभी मुद्दे जनसंख्या भूगोल के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये अपना जो मानव भूगोल और प्रकृति व उपक्षेत्र जो फर्स्ट चैप्टर है, उसका सेकेंड पार्ट के अंदर अपने पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं, रिकॉल करवा दूं एक बार मैं आपको। क्या क्या पढ़ चुके हैं, डिटरमिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नव डिटरमिनिज्म जिससे बोलते हैं हिंदी के अंदर निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। और उसके बाद अपने आ जाएंगे मानव भूगोल के क्षेत्र, उपक्षेत्र व सहयोगी विषय कौन कौन से हैं, और सामाजिक भूगोल के अंदर ये 7 दिए गए उपक्षेत्र। उसके बाद में आगे सहयोगी विषय, ये देखो कितने 7, ये मनोविज्ञान हो गया, कल्याण हो गया, समाजशास्त्र हो गया, मानव हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, महामारी विज्ञान हो गया। ये राजनीतिक भूगोल के अंदर भी पढ़ चुके हैं, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल के अंदर संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, ये जो आर्थिक जो मानव को क्या है, आर्थिक रुपये पैसे प्राप्त होता है जीवन यापन करने के लिए, वो सभी क्या है, आर्थिक भूगोल के अंदर इंक्लूड होते हैं। आगे लास्ट रहता है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल के अंदर आपको बता ही दिया कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या है, कितना घनत्व है, कितने क्षेत्र पे फैली हुई है, कारण क्या है इतनी जनसंख्या का। तो ये सभी मैटर अपने ध्यान से पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इस टॉपिक से संबंधित आपको अगर कुछ क्वेश्चन पुट करने हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपने ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ओके, तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके एवरीबॉडी, हैव यू नाइस डे।